देखो, हमने कल क्या किया था, बेसिक चीज समझी थी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है और उसके साथ एसेट अकाउंट जब बनता है तो क्या होता है। अब आज क्या करेंगे, आज हम ये करेंगे कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, उस केस में जब कोई एसेट बिकेगा तो प्रॉफिट लॉस निकालना होगा, उस प्रॉफिट लॉस को बुक करना होगा, उसमें कैसे होगा। तो उसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा उसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेल वाला ही आएगा। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि बस इसका लेजर बना दो सिंपल। उसमें सेल परचेज होगी, सेल होगी, परचेज तो शायद ना भी हो। और प्रोविजन में आज हम एसएलएम करेंगे, डब्ल्यूडीवी मोस्ट प्रोबेबली स्कूल्स में कराएंगे भी नहीं वो, तो हम एसएलएम ही करेंगे। देखो ये हैं वो सारे क्वेश्चंस जहां पर हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है। पेज नंबर 24 से, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अभी ये विदाउट जीएसटी विद जीएसटी मेक्स नो डिफरेंस, पर इसको देखते हैं अभी क्वेश्चन को। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रोज। 1 अप्रैल 2015 को उनके मशीनरी अकाउंट में 80,000 रुपीज थे और उनके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 36,000 रुपीज थे। अब इन दो बातों का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। इन दो बातों का ये मतलब है कि अभी कनक ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके लीव कर दिया। खैर, इसका ये मतलब है कि 1 अप्रैल 2015 को इनके पास मशीनरी अकाउंट में 80,000 की मशीनरी थी। अब सर क्या ये नंबर भी बताती है हमें, क्या हमें ये पता चलता है कि ये एक मशीन है, दो है, तीन है? हमें नंबर नहीं पता चलता, ये याद रखना। ऐसा मत एज्यूम कर लेना कि मशीनरी अकाउंट में जो 80,000 बैलेंस है ये एक मशीन है। हमें नहीं पता कि कितनी है, मे बी एक है, मे बी दो है, मे बी 10 है, हमें कुछ पता ही नहीं है। ये बस ये बता रहा है 80,000 की मशीन है, शायद एक हो, शायद एक से ज्यादा हो, और उन सबका सम 80,000 हो। और उनके ऊपर आज तक लगा हुआ डेप्रिसिएशन है 36,000। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ओपनिंग बैलेंसेस का यही मतलब होता है कि 1 अप्रैल 2015 को मशीन थी 80,000 की और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो उसके लेजर में था वो था 36। ठीक है, अब क्या हुआ, on 1st April 2015 they decided to sell a machine for 8700। उन्होंने कोई एक मशीन डिसाइड करा कि हम इसको बेच देंगे कितने में, 8700 में। ठीक है, और इंफॉर्मेशन चाहिए अब हमें। दिस मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 16,000। इस मशीन को हमने 16,000 में खरीदा था। कब खरीदा था? इन 2011, इन अप्रैल 2011। हमने इसको अप्रैल 2011 में मशीन को खरीदा था 16,000 में। प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एक्सेट्रा, एज्यूमिंग फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर जो हमारी फर्म है वो एसएलएम मेथड फॉलो करती है 10% पर एनम, तो इसमें आप दोनों लेजर्स बनाओ और इस मशीन की सेल दिखाओ। अब सबसे पहले दो लेजर तो हैं ही, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर है 38। कलर चेंज करते हैं, ये कलर नहीं अच्छा लगता मेरे को। कौन सा कलर चूज करें? रेड। रेड? कौन सा है ये रेड? रेड नहीं यार, मैरून कर लेते हैं। मैरून मतलब ये पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, जो भी ये कलर है ये कर लेते हैं, थोड़ा डार्क। तो ऊपर यहाँ लिखो मशीनरी अकाउंट, लाइंस ब्लैक से ड्रॉ कर देंगे। मृदुल जरा एक बार पूछना ये कनक मैडम से, ये आ करके भाग क्यों गई वापस? पूछता हूँ सर। उन्होंने देखा क्लास रिकॉर्ड तो हो ही रही है, मेरा क्या काम है। ये मशीनरी अकाउंट और इसके नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
सर फोन नहीं उठा रही वो। ठीक है। ये मशीनरी अकाउंट है और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। हाँ जी। अकाउंट अलग बन सकता है। एक सेकेंड, दोबारा से बोलो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आई। सर मैं कह रही हूँ कि जब हम प्रोविजन नहीं मेंटेन करते हैं, जब नॉर्मल वाला केस होता है, तभी भी डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों अलग चीजें हैं। डेप्रिसिएशन तो हमेशा ही रह रहा है, कभी कभी वो मशीन के अंदर ही डलता है और कभी कभी इसमें डलता है। डेप्रिसिएशन तो हमेशा ही है, चाहे आप ये करो या वो करो। फर्क सिर्फ ये है, इस मेथड में डेप्रिसिएशन मशीन में नहीं डलता, डेप्रिसिएशन डलता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। कृति जी, क्या रिचुअल है ये आपका कि मैंने लेट आना ही है? सर मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं और वो आपको जूम की क्लास ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे, है सर ना? मुझे क्लास लेने ही नहीं दे अच्छा, लेने ही नहीं दे रहे थे। वो नहीं, कह वो रहे कह रहे छुट्टी कर ले। वो कह रहे हैं हम आए हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ते लिखते तो वेले टाइम में है, जब हम आए हैं तो पढ़ाई क्यों करनी है। बात तो सही है। अब देखो, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। अब ये चीज समझो, आपको पता है मशीनरी अकाउंट का नेचर क्या है? एसेट है ये है एक एसेट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको बता चुका हूं, कोई भी प्रोविजन लायबिलिटी होता है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में ये करा था, डेबिट साइड होता है। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है। जैसे कैश बुक याद करो, कैश बुक में जब तो आपका कैश इन हैंड होता है वो हमेशा डेबिट में लिखते हैं, वो एसेट है। पर जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है उसे क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का मतलब ही ये था ना कि पिछले साल क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी थी और डेबिट साइड छोटी थी, तभी तो वो लायबिलिटी बना है। तो मशीन को लिखेंगे टू बैलेंस BD 80,000, ओपनिंग बैलेंस मशीन का इधर, टू बैलेंस BD 80,000, डेट 1/04/15। ये ओपनिंग बैलेंस मैंने मशीन का लिख दिया मशीन अकाउंट में। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस जो प्रोविजन का है वो प्रोविजन के लेजर में 36,000 पर, वो क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस BD 36,000 1/04/15। ठीक है, सबसे पहले मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं। और शौर्य आप भी फिर से लेट, क्या रीजन है? आपके घर भी गेस्ट आए हैं? नो सर, अभी मैथ्स एग्जाम दे रहा था, काफी लेंदी था, अभी खत्म हुआ। मैथ्स एग्जाम? सर अभी एग्जाम था ना। स्कूल का? स्कूल का नहीं सर, अभी मतलब बीएन से दिया था। तो बाकी सब तो कब के आए हुए हैं? आदित्य तो पता नहीं 2 घंटे पहले आके बैठ गया था यहाँ पे। सर काफी मतलब लेंदी था, मेरा एक क्वेश्चन वापस रॉन्ग हो गया था तो कंप्लीट करने में टाइम लग गया। अच्छा ठीक है, कल ऐसा ना हो सुबह। अब ये हमारा मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डल गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, ये तो हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वही बस डाली है लेजर्स में। पर तुम्हें ये समझना, क्या बता रहा हूँ मैं, मशीन एक एसेट है, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। आप सब लेट आए हैं, दोबारा समझ लो इन चीजों का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि
जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारे पास मशीन पड़ी हुई है 80,000 की। सर क्या ये मशीन डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू है, बुक वैल्यू है? नहीं, ये कॉस्ट है, क्योंकि इस मेथड में मशीनरी अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे दिखता है कि हमने 80,000 की मशीन खरीदी थी। सर कब खरीदी थी वो नहीं पता चल सकता, हमने खरीदी थी पर कब खरीदी थी ये नहीं पता। आज हमारे पास मशीन है जो 80,000 की है। दूसरी चीज, कोई भी ये एज्यूम मत करना कि ये एक ही मशीन है, मुझे नहीं पता ये कितनी मशीन्स हैं। मेरे पास आज मशीनरी लेजर में 80,000 है, हो सकता है एक ही मशीन हो जो 80 की हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 10 हो, मेरे को कुछ नहीं पता, पर जितनी भी मशीन्स हैं सबका सम 80,000 है। और इन मशीन्स पे आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 36,000। ठीक, ये लेजर्स ये दो चीजें दिखा रहे हैं हमें। तो आज मेरे अगर मशीन की कोई मुझसे बुक वैल्यू पूछ ले तो मैं बोलूंगा 80,000 माइनस 36,000, 44,000 आज बुक वैल्यू है। खरीदी थी 80 की, आज तक 36 डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब ये तो आज तक की बात है, ये तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं बता दिया। अब देखो क्वेश्चन अब क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है On 1st April 2015, they decided to sell a machine for 8,700। उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक मशीन को 8,700 में बेच देंगे। जो मशीन वो बेचना चाहते हैं उसको खरीदा था उन्होंने 16,000 में। तो मतलब ये एक से ज्यादा ही मशीन्स हैं। 80,000 में कितनी है ये तो हमें टोटल नहीं पता, पर एक जो 16,000 की है उसको अब वो बेच रहे हैं, और उसको खरीदा था अप्रैल 2011 में। चलो ठीक है। प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट, वो सब ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन नीचे लिख देता हूँ। यहाँ मैं वर्किंग नोट लिखता हूँ। पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आपने मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2011 में। कितने की खरीदी थी? ₹16,000 की। आप डेप्रिशिएट करते आए हैं आज तक एसएलएम मेथड यूज करके एट द रेट 10%। अब तुम बेच किस दिन रहे हो? हम किस दिन बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं आज ही, वहां लिखा है 1 अप्रैल 15, इसी दिन बेच रहे हैं। मैं इस मशीन को 1 अप्रैल 15 को बेच रहा हूँ, 1 अप्रैल 2015 को बेच रहा हूँ। क्या मैं 1 अप्रैल 2015 को इस मशीन की क्या वैल्यू है ये निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ ना। मेरे को डेट पता है कब खरीदा था, मेरे को पता है मैं किस रेट से डेप्रिशिएट करता हूँ। तो एक बार रफ वर्क में निकाल लेते हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन लगते लगते ये 1 अप्रैल 2015 को कितनी की बची होगी। कैसे करेंगे? सिंपल है, ये देखो ना। 1/04/11 आपने खरीदी, ठीक है। ये हो गया आपका 31/03/12, 31/03/13, 31/03/14 और 31/03/15। आप इस पॉइंट पे बेच रहे हो ना उसको। 31/03/15 या 1 अप्रैल 2015 सेम ही बात है। हम इस पॉइंट पे बेच रहे हैं जो मैंने मार्क कर दिया, यहां बेच रहे हैं हम। तो कितने साल डेप्रिसिएशन लगा? 1 साल, 2, 3, 4, 4 साल डेप्रिसिएशन लगा मशीन पे, और पूरा पूरा लगा क्योंकि खरीदा भी साल की स्टार्टिंग में था। ठीक है, 4 साल का 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है मशीन के ऊपर? 1600। तो यहाँ लगा 1600 रुपीज, फिर लगा 1600 रुपीज, फिर से 1600 रुपीज, और फिर से 1600 रुपीज। 6400। तो 6400 मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो 1 अप्रैल 2015 को मशीन की वैल्यू क्या थी? 16,000 माइनस 6400 इज इक्वल टू 9600। पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? मैंने वैल्यू निकाली है मशीन की कि आज क्या है मेरे पास, ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब देख लेते हैं कि मैं इस मशीन को बेचना कितने में चाह रहा हूं। ये तो मेरे पास वैल्यू है, मैं इसको कितने में बेच रहा हूं वो भी क्वेश्चन में दिया है। मैं इसे बेच रहा हूं 8700 में। मैं इसे 8700 में बेच रहा हूं। मैं यहाँ नीचे सेलिंग प्राइस लिख देता हूं। किस कलर से लिखें? येलो, येलो डर्टी फेलो आएगा इससे। सॉरी सर, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं। वो सर मैं बाहर था ना। ठीक है, मैंने कहाँ पूछा, कोई बात नहीं। मैंने बता दिया। कुछ ठीक है, थैंक यू।
लिख लो भाई सब, आर्यन क्यों लेट था, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लिख लिया सबने। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपके पास एक मशीन है 9600 की, जो आपके पास वैल्यू उसकी 9600 है, डेप्रिसिएशन माइनस होते होते आप उस मशीन को बेच रहे हो 8700 में, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस अलग हुआ बन है। सकता है। क्या फिर माही क्या कह रही हो, क्या बन सकता है? लॉस हुआ। लॉस हुआ। ये बात तो ये सिंपल है ना, मेरे पास एक चीज है 9600 की, ये तो यही है ना कि मेरी बुक्स में कितनी वैल्यू थी अब उसकी, तो 9600 की चीज है मेरे पास, उसको अगर मैं बेच दूं 87 में तो लॉस हुआ मेरे को। तो वर्किंग नोट से हमने क्या निकाला कि हमें लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हमें हो गया लॉस। कितना लॉस हो गया? 900। 900। हम गरीब लोगों को 900 का लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका आंसर आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 900। पर ये वर्किंग नोट है, अभी तो इसको लेजर में डालना है, वो कैसे करेंगे? पर पहले तुम्हें वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, पहले तुम्हें ये करना ही पड़ेगा कि इस मशीन पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। और इसमें काम थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आप यहाँ से तो अलग अलग बता नहीं सकते। देखो जितना डेप्रिसिएशन इस मशीन का है ना 6400, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है 36000 में। ये 36000 क्या है, जितनी भी आपकी मशीन्स है उन सबका आज तक का कितना डेप्रिसिएशन है, तो वो 6400 भी इसी के अंदर था पहले से। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि उस मशीन का कितना और बाकियों का कितना है? तो मेरे को तो वर्किंग नोट में अलग से निकालना ही पड़ेगा, उसमें लगता है एफर्ट, और गलती हुई तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी पॉइंट पे गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे सर, अब एक चीज समझो, आपने मशीन बेच दी, तो ये मशीन की वैल्यू अब आपके लेजर में नहीं रहनी चाहिए, और इस मशीन के ऊपर जितना डेप्रिसिएशन आपने आज तक इकट्ठा किया है, एक्यूमुलेट किया है, वो भी अब आपके पास नहीं रहना चाहिए। जब मशीन ही नहीं रही तो मशीन भी हटाओ और उसका डेप्रिसिएशन भी हटाओ, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब हटेगा कैसे, पहले मुझे ये बताओ, इस 80,000 में इस मशीन की कितनी वैल्यू है, सोच के बताना, ये कॉस्ट पे बन रहा है। 80,000 की सारी मशीन्स हैं, इसमें से वो मशीन कितनी है? अब क्वेश्चन तुम्हें बता चुका है ये तो चीज। 9600। गलत, ये बुक वैल्यू नहीं है, ये कॉस्ट है। सो 16000। 16,000। मेरी बात समझो, ये वो मेथड है जहां हम इस लेजर में, तो मशीन के लेजर में तो डेप्रिसिएशन डालते ही नहीं ना, तो तुमने मशीन जितने की भी खरीदी इस लेजर में हमेशा उसी वैल्यू पे दिखती है। तो ये मशीन जो अब आप बेचना चाह रहे हो, आप ये देखोगे आपने इसको खरीदा कितने में था, आपने इसको खरीदा था 16,000। ठीक है, और ये तो इस 80,000 में 16,000 है उस मशीन का जिसको हटाने की जरूरत है। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, अब मेरे को बताओ इसमें इस मशीन का, इस 36,000 में इस मशीन का कितना डेप्रिसिएशन है? ये 36,000 तो सारी मशीन्स का डेप्रिसिएशन। 6400। 6400, ये जो हमने निकाला, ये इस मशीन का डेप्रिसिएशन है जो प्रोविजन फॉर accumulated depreciation। हाँ, तो इस मशीन का 6400 है, ये इस लेजर से हटना चाहिए। मतलब ये लायबिलिटी वाला लेजर है, अगर मैं लायबिलिटी वाले लेजर में से कोई चीज कम कर रहा हूँ, लायबिलिटी कम कर रहा हूँ, तो डेबिट साइड पे लिखूंगा या क्रेडिट पे लिखूंगा? डेबिट में। डेबिट पे लिखूंगा। डेबिट। डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी आपकी खत्म हो रही है ना, अब ये मशीन तो रही नहीं, इसको तो हटाना है। तो हम 6400 यहां से हटाना चाहते हैं, हमने इसीलिए निकाला कि इस मशीन का कितना डेप्रिसिएशन है। अब आप क्या करोगे, आप इस मशीन का 6400 हटाओगे, क्या एंट्री पास करोगे? तुम एंट्री पास करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। मैं हटा रहा हूं, अगर मैं लायबिलिटी को क्रेडिट करता हूं मतलब मैं बढ़ा रहा हूं, पर अगर मैं लायबिलिटी को डेबिट कर रहा हूं मतलब मैं उसे कम कर रहा हूं। 6400। अब सर जर्नल में क्रेडिट किसको करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है। मशीनरी को क्यों क्रेडिट कर रहा हूं? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन था तो मशीन का ही, मैंने आज तक मशीन की वैल्यू कम नहीं की थी। आज मैं कह रहा हूं कि मैं इस मशीन का जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, उसको इस लेजर में नहीं रखना अब मैंने, क्योंकि अब मैं इसे बेच रहा हूं। मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा इस मशीन के ही लेजर में, यहाँ पर, यहाँ से मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, फिर मैं उसे बेच दूंगा। तो जैसे ही आप मशीन का आज तक का डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लो,
उस अमाउंट से ये आप जर्नल पास करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 6400। आपने जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले लेजर से हटा करके मशीन के लेजर में डाल दिया। अब इस एंट्री को पोस्ट करेंगे दोनों लेजर्स में। ये किस दिन होगी? डेट ऑफ सेल पे, हमने इसी दिन बेच दिया 1/4/15। यहाँ पे लिखो टू मशीनरी अकाउंट 6400। इस मशीन का डेप्रिसिएशन 6400 इस लेजर से चला गया और यहाँ पर आया 1/04/15 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। $6400। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या हमें? हाँ जी सर। यस हम सर। हमने क्या करना है, हमने निकालना है मशीन पे कितना आज तक का डेप्रिसिएशन है, उस अमाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से को डेबिट करके मशीन में क्रेडिट कर देना है। दोनों जगह से ये अमाउंट हमने रिड्यूस किया है। अब मेरे को बताओ, अब जो आपकी 16,000 की मशीन थी, अभी तक तो 16,000 थे, अब उस 16,000 में से आपने 6400 कम कर दिए क्योंकि आप वो डेप्रिसिएशन इसी लेजर में ले आए। अब यहाँ पर बची हुई दो एंट्रीज करो। बाय बैंक, कितने में मशीन को बेचा? हमने बेचा 8700 में, 1/04/15। देखो बाकी सब सेम है, बस एक यही चीज है अलग, बाकी बाय बैंक की एंट्री भी वही है, बाय लॉस या टू प्रॉफिट वो भी सेम है। यहाँ लॉस हो रहा है तो हम यहाँ पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिखेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। $900। आपको मशीन के लेजर से 16,000 हटाने थे ना, 16,000 कम करने थे। इन तीन चीजों का सम करो, क्या ये 16,000 बन रहा है? यस सर। है ना, बन गया 16। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से उतना अमाउंट चला गया जितना इस मशीन का डेप्रिसिएशन था, खत्म हो गया। 36,000 में से 6400 इसी मशीन का डेप्रिसिएशन था, तो हमने उसको हटा दिया। और जो मशीन अकाउंट था उसमें ये मशीन थी 16,000 की, वो भी यहाँ से हट जानी चाहिए क्योंकि हम तो इसे बेच रहे हैं। तो इन तीनों का सम 16,000 भी आ गया, तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक है। यहां तक देखो, इसको आराम से देखो और फिर मेरे से पूछो कोई डाउट है तो। किसी चीज में इसमें डाउट है? तो आई एज्यूम सबको आ गया समझ। अब एक चीज बची है, मशीन तो बेच दी, जो मशीन्स बची हैं उन पे आप ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन तो लगाओगे ना, जो भी मशीन्स बची हैं उन पे तो अब डेप्रिसिएशन लगाना है। अब मेरे को बताओ कितने की मशीन्स बच गई इस मशीन के बिकने के बाद? क्या मशीन बच गई है आपके पास, क्या वैल्यू बच गई? 6400। 64,000। वही सर। 80,000 की मशीन्स थी, उसमें से आपने 16,000 वाली बेच दी, तो अब कितनी बची? 64,000। अब क्या करोगे, 64,000 की जो मशीन्स बची हैं उन पे एसएलएम तो वैसे भी कॉस्ट पे लगता था ना, तो कितने क्या कॉस्ट है मशीन्स की जो बच गई? पहले 80 था, 80 में से 16 वाली मशीन बेच दी, तो अभी 64 बची हैं। तो इस साल क्या डेप्रिसिएशन लग जाएगा? 64,000 पे 10% मतलब 6400। इस साल का डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? 31/03/16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे किया हमने किया, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है, ओपनिंग वैल्यू 80,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, कॉस्ट क्या थी? 16 की बेच दी, तो बची कितनी? 64, उनको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 6400।
ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया, लेजर्स क्लोज कर लो। बैलेंस लिख लो सिर्फ 31 03 16। मैं बैलेंस को दूसरे कलर से लिख देता हूँ। सर रिमेनिंग मशीनरी पे सिर्फ 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना था। हाँ, क्योंकि अभी तो हम 1 ही साल का लेजर बना रहे हैं ना। ओके सर। आपको डेट से पता चल जाएगा कि कब तक का डेप्रिसिएशन लगा है। मैंने डेट जो लिखी वो उससे पता चल गया ना। मैंने डेट क्या लिखी 31 3 16, तो मतलब इसी दिन तक का डेप्रिसिएशन लगा। 31 03 16 बाय बैलेंस CD। 80 में से 16 माइनस हुआ तो 64 बचा, और यहाँ पे बैलेंस 31 03 16। 64 से 64 चला गया तो 36,000 ही बैलेंस बचा। टू बैलेंस CD। ये चीज सबको समझ में आई है? इसमें डाउट है? ये लेजर हमारा क्लोज हो गया। अभी क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा टफ होगा। अभी तो कुछ भी, अभी तो बेसिक था, एक दो चीजें और आएंगी इसमें। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं अगर ये हो गया सर तो। ये डेप्रिसिएशन जब हमने 6400 लगाया उसके बाद बैलेंस सर ये कौन सा है 31 3 16 को? बैलेंस कैसे निकालते हैं? जो सर बड़ी साइड है वो दोनों तरफ लिखो, और जो छोटी साइड बचता है वो बैलेंस है। किसी भी लेजर का जैसे बैलेंस लिखते हैं वैसे हमने हमने इस साइड का टोटल करा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी ना, तो क्रेडिट साइड का टोटल लिखा 42,400। वही दोनों तरफ लिखते हैं। यहाँ पे 42,400 में से 6,400 माइनस किया तो 36,000 ही बचा। आंसर चेक करने के लिए इसमें देखो, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36, हमारा भी 36 आया। बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट 64, हमारा भी 64 आया। तो बस आंसर सही है। ओके सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर पता है आप क्यों बच गए? जिस दिन ओपनिंग थी ईयर की, हमने मशीन को उसी दिन बेच दिया। तुम किस दिन बेच रहे हो? 1 अप्रैल को ओपनिंग होती है ईयर की, और आपने सेम डे मशीन बेच दी। अगर हम मशीन 3 महीने के बाद बेचें, जैसे अभी ईयर ओपन हुआ, अब मैं मशीन 3 या 4 महीने के बाद बेच रहा हूं, तो अभी पहले 3-4 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद बेच सकते हैं उसे। यहाँ तो वो वाली एंट्री रही गई, क्योंकि हमने तो बिगनिंग में ही बेच दिया। अब करते हैं वो केस जहां हम मशीन को ओपनिंग पे नहीं बेच रहे, हम उसको कुछ टाइम के बाद बेच रहे हैं, मतलब ईयर ओपन हुआ और 2-3 महीने के बाद बेच रहे हैं, तो उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बस इसमें यही था। मेरे को वो क्वेश्चन इसमें जीएसटी है। रुको बुक में देखते हैं क्या कोई और क्वेश्चन है। उसने ना प्रोविजन के ज्यादा क्वेश्चंस दिए ही नहीं बुक में। तो ये भी, वैसे तो आपका असाइनमेंट भी है, पर मेरे पास ना इस टाइम असाइनमेंट है नहीं, वरना तो मैं उससे करा देता। ये एक है, पर इसमें मशीनरी डिस्पोजल बनाना है। मैं अभी अभी हम मशीनरी डिस्पोजल नहीं बनाना चाहते। चलो वैसे भी क्या फर्क पड़ता है जीएसटी से? अगर आपके क्वेश्चंस में जीएसटी होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में अगर जीएसटी नहीं है तो होता।
तो इग्नोर कर देते हैं हम, जीएसटी को सीधा सीधा इग्नोर कर देते हैं कि वो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो अब बस ये क्वेश्चन ढूंढते हैं जहां मशीन को ओपनिंग पे नहीं बेचा उन्होंने। सर ओपनिंग में नहीं भेजा मतलब? ओपनिंग में नहीं बेचा, भेजा नहीं वही बेचा। सर, बेचा मतलब क्या? जैसे इस सर क्वेश्चन में फर्स्ट तो को। 1 अप्रैल को ही बेच दिया ना मशीन को। अच्छा मतलब जैसे बीच ईयर, मंथ के मैं बीच कह रहा हूँ कि से। अच्छा, मंथ नहीं, ईयर के बीच ईयर के में। बीच में। तो ये क्वेश्चन है 39, देखो। Following balances appear in the books of X Limited as on 1 April 2017. मशीन 5 लाख, प्रोविजन 225। मतलब हमारे पास 1 अप्रैल 2017 को मशीन्स थी जिनकी कॉस्ट, ये कॉस्ट है 5 लाख, हमने 5 लाख में उन्हें खरीदा था और उन पे आज तक का डिप्रिसिएशन है 225। हमें नहीं पता कितनी मशीन्स हैं ये, क्योंकि ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हमें दी ही नहीं है। The machinery is depreciated at the rate 10% on fixed installment method. Fixed installment is SLM. The accounting year being April to March. On 1st October 2017, a machine was purchased. Uh, a machinery which was purchased on 1 July 2014 for 1 lakh was sold for 42। हाँ देखो, आपने मशीन कब बेची है? 1 अक्टूबर को। यहाँ आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कैसे? ये जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है ये तो बस 1 अप्रैल 2017 तक का लगा है। अगर आप मशीन को बेचते हो 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर में, तो अब आपको अप्रैल से अक्टूबर का डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, एक एंट्री और आ जाएगी। कोई बात नहीं, लगा देंगे। On the same date was purchased for 2 lakh paying IGST। ओके whatever। चलो पहले तो दोनों लेजर्स बनाओ और उसके बाद मैं आपको, अगर टाइम बचा तो मैं प्रोसीजर भी लिखवा दूंगा, मतलब वो जो मैं तुम्हें रटवाने वाली चीज कह रहा था। होपफुली अगर समझ आ जाएगा तो हमें वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं फिर भी लिखवा दूंगा, कहीं बाद में भूल जाओ तो। अरे एक दूसरी चीज, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं क्या कि अभी दिसंबर में आपकी छुट्टियां नहीं है, अब आपको छुट्टी मिलेगी जनवरी सर में। सर बताया था। बताया था क्योंकि कल मेरे से कृति ने पूछा तो मेरे को लगा मैंने बताया नहीं क्या। सर पर मैंने तो ट्यूसडे का प्लान बना रखा है अपनी फैमिली के साथ। अफसोस। आपको छुट्टी मिलेगी 7 से 14 जैन, कुछ ऐसे। 12th क्लास में ना एक बच्चा है, वो बड़ा नालायक है। वो जब भी मेरे से पूछता है ना कि सर आप कहीं घूमने जा रहे हो, और मैं जब भी उसे बताता हूँ, वो ट्रैक तो कैंसिल होता ही होता है। ये तो उसके साथ तो ऐसा पता नहीं क्या करता है वो, उसको मेरी खुशी से प्रॉब्लम है या क्या है। जब भी वो मेरे से पूछेगा मैं उसे बताऊंगा हाँ मैं इधर जा रहा हूँ, 2-3 दिन में न्यूज आ जाती है कुछ ना कुछ कि इसे पोस्टपोन करना पड़ेगा या कैंसिल हो गया। 2019 में इंडिया का सबसे जो प्रिटीएस्ट ट्रैक है कश्मीर ग्रेट लेक्स, बाद में देख लेना यूट्यूब पे क्या है, ये बहुत सुंदर ट्रैक है, ये इंडिया का सबसे सुंदर ट्रैक है ये। इस पे 7 लेक्स दिखते हैं, हिमालयन लेक्स, अल्पाइन लेक्स। वो मैंने 2019 में बुक किया था, अगस्त के मंथ में। तो और तुम्हें याद है 5 अगस्त 2019 को 370 हटा दिया था। मैंने बुक कर लिया, टिकट्स भी बुक कर ली मैंने, बुक तो जून में ही कर लिया था, और मैं अगस्त की स्टार्टिंग में पूरा एक्साइटेड कि कश्मीर जाऊंगा इस ट्रैक पे, इंडिया का सबसे सुंदर ट्रैक। उस नालायक को ऐसा नहीं क्या हुआ, 5 अगस्त को न्यूज आती है, उससे पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया था कि इट इज नॉट सेफ, सारे जो अमरनाथ पे गए थे उन्हें वापस बुला लिया, आर्मी की एडिशनल रेजिमेंट्स भिजवा दी वहां पे। तो मेरे को लग तो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है उधर, और 5 अगस्त को तो न्यूज आ गई कि 370 रिवोक कर दिया, तो कश्मीर पूरा बंद हो चुका है और वो ट्रैक मेरा कैंसिल हो गया। और तब से लेके अब तक वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, क्योंकि वो वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रैक है, वो बहुत सुंदर है। पता नहीं कब अब जा पाएंगे, क्या होगा। और वो सिर्फ 3 मंथ्स में होता है, वो स्प्रिंग ट्रैक है। सर अभी आपने दिसंबर का भी बताया था उन्हें। हाँ उसे बताया, उसके 2-3 दिन के बाद ही तो पता चला कि पोस्टपोन हो जनवरी का गया। बताया है।
मैंने उसे ये बोला कि तुम्हारी वजह से पोस्टपोन हो गया है। हंस रहा था, हाँ सर मैं क्या करता हूँ, हो। उसको तो मैंने बोल दिया कि जब इंस्टीट्यूट ट्रैक पे जाएगा तुम नहीं जाओगे। तुम गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा वहां, तुम तो रहने ही देना। ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। ओपनिंग की डेट है 1 अप्रैल 17, 5 लाख रुपीस मशीन में, तो टू बैलेंस BD 5 lakhs 10417 डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट 10417 बाय बैलेंस BD। प्रोविजन का बैलेंस क्या है? 225। ठीक है, ये हमने ओपनिंग डाल दिया। वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वर्किंग नोट पे आते हैं। क्योंकि हमें ये निकालना है कि हमारी जो मशीन थी वो, हमें एक क्वेश्चन ने ये तो बता दिया कि हमने उसे खरीदा कितने में था। हमने उसे खरीदा था 1 लाख में। 1 लाख में हमने मशीन को खरीदा था, पर ये तो हमने उसे इतने में खरीदा है। आज उस मशीन की क्या वैल्यू है? तो जिस दिन से खरीदा है तब से लेकर के डेट ऑफ सेल तक एक बार चेक करो कितना डेप्रिसिएशन लगा है और उसकी बुक वैल्यू निकालो। इसको खरीदा गया था 1 जुलाई 14 को, तो मैं ना नीचे, मतलब तुम अपना मेथड यूज कर सकते हो। जैसे वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट नहीं है। 1 जुलाई 14 को हमने एक मशीन खरीदी थी 1 लाख की। डेट ऑफ सेल ये बिकी है 1 अक्टूबर 2017 को। 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को निकालो इसकी बुक वैल्यू थी क्या, क्योंकि ये मेथड में टोटल तो दिख जाएगा पर सिर्फ इस मशीन का नहीं दिखेगा, तो वो अलग से करना पड़ता है। तो टाइमलाइन कुछ ऐसे है, इसका वो क्या है, डेप्रिसिएशन 10% SLM। 1 जुलाई 2014, 1 अप्रैल नहीं है। तो जिस साल खरीदा है उस साल भी 9 मंथ ही डेप्रिसिएशन लगेगा, ये याद रखना। अप्रैल मई जून में तो इसको ये अगर मैं यहाँ लिख दूं 10414, तो मैंने यहाँ थोड़ी ना खरीदा, मैंने मशीन को तो आगे चल के खरीदा। अभी तो मैं बस टाइमलाइन बना रहा हूँ। 31/03/15, 31/03/16, 31/03/17, और ये हो जाएगा 31/03/18। देखो ये कैलकुलेशन ध्यान से करना, क्योंकि डेट्स में कंफ्यूजन होती है और हम गलती कर देते हैं। हमने मशीन को 1 अप्रैल 14 को नहीं खरीदा, हमने मशीन को खरीदा 1 जुलाई 14 को। यहाँ 10 जुलाई 7/14 यहाँ खरीदा है। तो इस साल 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, कहीं आप 12 मंथ्स का लगा दो पूरा। ठीक है, उसके बाद ये पूरा साल, ये पूरा साल, ये भी पूरा साल। अब यहाँ पर ये बिकी है 1 अक्टूबर 2017, मतलब मिडल ऑफ द ईयर, 1/10/17। ये क्या है? 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। तो आपको डेप्रिसिएशन क्या लगाना है? 9 महीने का, पूरे साल का, पूरे साल का 9 महीने का, और SLM है। तो यहाँ इस पॉइंट पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? इस पॉइंट पे लग रहा है, देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? सारे मंथ्स का सम कर लो, सीधा सीधा निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा, या मत ही करो, सीधा कंफ्यूजन होगी। अलग अलग निकाल लो, कितना टाइम लगेगा। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इस मशीन पे 10,000 7,500 होगा। यहाँ पर 7,500 डेप्रिसिएशन, इस साल 10,000, इस साल 10,000, और यहाँ 5,000
32,500 आ रहा है। क्या 32,500 क्या चीज? डेप्रिसिएशन? हाँ, इसका सम 32,500। देखो अब मेरी बात समझो, दो तरीके हैं। या तो आप इसको इस तरीके से अलग अलग हर साल का लिखो, या दूसरा तरीका ये है सारे मंथ्स ऐड कर लो। कितने मंथ्स हैं इस मशीन के यूज के? 9 39 months. प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6, 39 मंथ्स हुए। हाँ 39। अब कैसे करोगे? 1 लाख की मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन, मंथ्स में 39 लिख दो। जब तुम 4 लिखते हो तो 4 महीने का निकल आता है, जब तुम 3 लिखते हो 3। अभी तक तुम हमेशा 12 से कम रखते थे, पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 12 से कम ही रखोगे तो ही फॉर्मूला चलेगा। 12 से ज्यादा रख दोगे तो भी आ जाएगा, ये टोटल डेप्रिसिएशन दिखा देगा आपको। तो ये 32,500 ही आएगा। $32,500 समझ गए? कुछ भी चाहे तो आप इंडिविजुअली हर पॉइंट ईयर बाय ईयर करके डिवाइड कर लो, इन सब का सम करोगे तो भी 32,500 आएगा, और सीधा मंथ्स का सम करके फॉर्मूला में डाल दोगे तो भी 32,500 आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। पर अब एक चीज ये समझो, आपने अभी तक अपने लेजर में कहां तक का डेप्रिसिएशन डाला है? क्या आपने अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन डाला हुआ है? नहीं ना, आपका लेजर तो सिर्फ अप्रैल तक का डेप्रिसिएशन दिखाता है। तो इस मशीन का अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन डालना है, मतलब कितना और डेप्रिसिएशन डालना है अभी? नहीं समझे? आपके जो लेजर्स बने हैं वो अभी कहां तक बने हैं? यहां तक बने हैं ना। जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां का दिखा रहा है? 1 अप्रैल 2017 का दिखा रहा है। तो 1 अप्रैल 2017 टाइमलाइन पे ये पॉइंट है ना। तो मतलब यहाँ ये डेप्रिसिएशन तो डला हुआ है, यहाँ तक का डला है। ये जो 6 मंथ्स है, क्या इसका डेप्रिसिएशन अभी आपने डाला? नहीं ना, अभी तो नहीं डाला, ये तो ईयर की ओपनिंग तक का लेजर है। तो अभी सबसे पहले ये करना है, इस मशीन का डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन डालो जो नहीं डला। ये 5,000 रुपीज नहीं डले तो ये डालने हैं। ये चीज सबको समझ में आई? हाँ जी Yes, सर। sir. ठीक है, यस सर। तो हम बाय डेप्रिसिएशन, अब ये कलरफुल हो जाएगा। ये मैं डाल रहा हूं इस मशीन को इस साल जो यूज करा है उसका डेप्रिसिएशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप भूल सकते हो। ये चीज याद रखना। कहां तक? 1/10/17। मैंने इसे अक्टूबर तक यूज करा तो अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन भी तो डालूंगा, तभी तो ट्रांसफर करूंगा सारा ऊपर 5,000। ओके, अब इस लेजर में इस मशीन का डेट ऑफ सेल तक का सारा डेप्रिसिएशन डल चुका है। अब मैंने क्या बोला था इसके बाद? वैसे तो तुम यहाँ से लॉस या प्रॉफिट भी निकाल ही लो पहले। ये मशीन की वैल्यू कितनी हुई? 32,500 डेप्रिसिएशन जब लग चुका है तो क्या वैल्यू हो गई इसकी? 57 नहीं 67,500। ये मशीन की वैल्यू है 1 अक्टूबर 2017 को। कैसे निकाला सर? मैंने 1 लाख में से 32,500 जो डेप्रिसिएशन है माइनस कर दिया ना, तो ये मशीन की वैल्यू है 67,500। बेची कितने में? ये तो आपके पास वैल्यू है, आपने इसे बेचा 42,000 में। मैंने इस मशीन को 42,000 में बेचा। लॉस हुआ या प्रॉफिट? Sir, loss. कितना? 67,500 की चीज को अगर मैं 42 में बेच दूं तो नालायक आदमी हूं ना मैं? नुकसान ही हुआ मेरा। चीज थी 67,500 की, मैंने बेच दिया 42, तो 25,500 का लॉस है। ये तो वर्किंग नोट से हमने निकाल लिया, तुम माइनस करोगे तो यही तो आएगा 25,500। ये रहा लॉस 25,500। ठीक है, अब क्या करने को बोला था मैंने कि जितना भी डेप्रिसिएशन है इस मशीन का उसको ट्रांसफर करो। उसकी एंट्री क्या है? उसकी एंट्री याद है किसी को? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, नहीं, जर्नल बोलो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ना, टू डेबिट। मशीनरी अकाउंट, Provision for depreciation account debited to machine. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। जितना उस मशीन का डेप्रिसिएशन है डेट ऑफ सेल तक, सबसे पहले तो इंश्योर करो कि डेट ऑफ सेल तक का सारा डेप्रिसिएशन इस लेजर में है। साल के स्टार्टिंग तक का तो है ही, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो आ ही गया, पर अगर इस मशीन को इस साल यूज करा है वो नहीं होगा, तो उसे भी लिखना है। उसे लिखा, फिर इसको ट्रांसफर किया मशीन में। अब ये टोटल कितनी वैल्यू है? 32,500 जो डेप्रिसिएशन इस लेजर में है मशीन का, तो 32,500 को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, 32,500 रुपीज। तो यहाँ एंट्री लिखेंगे बाय, यहाँ पर लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। मैं बस पोस्टिंग कर रहा हूँ अब, अगर जर्नल आता है तो पोस्टिंग, तो डेट ऑफ सेल पे 1/10/17 और यहाँ आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 32,500 1/10/17। ठीक है, अब बस हो गया। बाकी बस आप बैंक की एंट्री डालो और लॉस या प्रॉफिट की एंट्री डालो। बाय बैंक, मशीन कितने में बेची? अरे कितने में बेची? 62 और 42 लॉस कितना हुआ? 25,500. अब मेरे को ये बताओ, इस 5 लाख में से कितने की मशीन बेची है आपने? कितने की मशीन हटाई है यहाँ से? यस सर, 1 लाख। 1 लाख की। तो इन 3 का सम 1 नहीं आएगा, करके देखो क्या 1 आता है? हमने तो 1 लाख हटाने थे ना इस लेजर से, ये 3 का सम 1 लाख ही आएगा। यस सर, आ रहा है। आ रहा है 1 लाख? तो हो गया हमारा क्वेश्चन। बस एक चीज रह गई, बची हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन। अब मेरे को बताओ कितनी मशीन बच गई है और उस पे डेप्रिसिएशन। अच्छा, कोई और खरीदी भी है? एक सेकंड रुको, हमने कुछ और खरीदी भी है। इस क्वेश्चन में लिखा है एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड फॉर 2 लाख रुपीज पेइंग जीएसटी 12%। ये मैं बता चुका हूँ, जीएसटी इग्नोर हो जाता है। 2 लाख की मशीन और खरीदी है, तो उसकी एंट्री मशीन अकाउंट में होगी। सेम वैसे ही जैसे करते हैं 1 पर सेम डेट, मतलब 1/10 पे अक्टूबर में जैसे ही ये बेची उसी दिन एक दूसरी भी खरीदी। 1/10/17 टू बैंक अकाउंट। 1 लाख की मशीन है ना, 2 की। ओके, अब अभी जो नई खरीदी है इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, अभी इसको साइड में रखो। जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से कितने की मशीन आप बेच चुके हो? ओपनिंग में से कितने की बची ये बताओ। सर 4 लाख। 4 लाख। तो 4 लाख। 4 लाख, क्योंकि 5 की और सारी मशीन थी उसमें से 1 लाख की आपने बेच दिया। तो अब जब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इस साल अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, वैसे तो मैं फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं। पहले तुम ऐसे लिख लो कि ओपनिंग ऑफ मशीन अकाउंट, ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। जब हम ऐसा करेंगे कि मशीन के ओपनिंग बैलेंस में से जो मशीन बेच दी उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा कि कितनी मशीन्स बच गई, ये आ जाएगा। जो मशीन्स बच गई हैं वो तो पूरे साल यूज हुई है ना, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से आपके पास थी। इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो रेट से, रेट बाय 100, और इसमें ऐड करो, इस साल भी तो कोई खरीदी है, इसमें ऐड करो डेप्रिसिएशन के लिए मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। पर जो मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर होगी वो जरूरी तो नहीं है कि स्टार्टिंग में ही लियो, हो सकता है कि हमने बाद में लियो, तो हम उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। तो इसको इनटू रेट बाय 100 तो करेंगे,
पर फिर इनटू मंथ्स बाय 12 भी करेंगे, क्योंकि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि जो मशीन साल में खरीदी है वो स्टार्टिंग में ही खरीदी हो। जैसे इस केस में जो मशीन इस बार खरीदी है वो अक्टूबर में खरीदी है, तो जो ओपनिंग है उन पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे, और जो बाद में खरीदी है उस पे सिर्फ 6 मंथ्स का। तो इसी फॉर्मूला में जो वैल्यूज डलेंगी, फॉर्मूला लॉजिक से ही बनता है, फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं होता कि ऊपर से टपकता है। स्टार्टिंग में आपके पास मशीन थी 5 लाख की, उसमें से आपने 1 लाख की बेच दी है। मैंने कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट का मतलब कितने में खरीदी थी वो बुक ने बता दिया हमें। 4 लाख की बची, वो 4 लाख पे पूरा 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। साथ ही साथ हमने 2 लाख की मशीन और खरीदी है इस साल, ये वाली 2 लाख की। सर इस 2 लाख को भी ये पहले वाले में ही ऐड करके क्यों नहीं इंटू 10 कर देते, क्योंकि ये इस पे पूरे साल का नहीं लगेगा, इस पे भी 10% तो होगा। पर इस मशीन को खरीदा कब था, इस मशीन को खरीदा था ये अक्टूबर में, तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि यूज ही 6 मंथ्स हुई है, इंटू 6/12। तो आपका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगा 4 lakhs इंटू 10% प्लस, काटा पीटी कर देते हैं थोड़ी सी, एक ही रहेगा, 20,000 इंटू 1/2। तो डेप्रिसिएशन हो जाता है 40,000 प्लस 10,000। इस साल का डेप्रिसिएशन क्या है 50, और वो कहाँ जाएगा, यहां पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 50 310318, ऊपर का भी बैलेंस लिख दो 310318। 5 लाख में से 1 लाख 4 और 6 लाख रुपए बैलेंस, बाय बैलेंस CD। देखो मशीन का बैलेंस 6 है, मशीन का बैलेंस 6 है, और डेप्रिसिएशन का बैलेंस 247,500, ये निकाल लेते हैं हम, अभी निकाला नहीं है। 2 बैलेंस CD। एक ये बात बताओ, ये कुछ दिनों से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई अचानक से? वेस्टर्न सर वो बर्फ डिस्टर्बेंस। पड़ी है ना शिमला में। शाबाश। टू 247,500, हाँ 247,500 ही आ रहा है। टू 77, 277 नहीं, 5 और 5, ना ना ना, 280। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ लिखने के लिए, मैं अगली क्लास में स्टार्टिंग में लिखवा दूंगा। और एक बार वर्किंग नोट दिखा दो, लास्ट वाला। ये वाला कोई छोटा नहीं होता, इसको क्वेश्चन सॉल्व करो, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। और अगर तुम्हें ये आ गया, लास्ट की कैलकुलेशन। तुम, अरे इसके बाद क्या दिखाऊं बच्चे? सर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट भी करवा। अरे वो गुड्स एंड वो नहीं दे रहा यार मैं टेस्ट में, वो वैसे भी बच्चों वाला पार्ट है, उसमें कैसे डाउट है, वो वाला नहीं दे रहा मैं, गुड्स एंड फॉर कलेक्शन, बिल्स एंड फॉर कलेक्शन वो नहीं दे रहा। बाकी वाले करो जो मेन है, ये तो कुछ भी नहीं है। यार एक बार इस क्वेश्चन का लेजर दिखा दो। कौन सा वाला, दोनों? हाँ जी सर, स्क्रॉल करना।
सर कोई होमवर्क है? किसी का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एक बच्चा है वो क्वेश्चन करो, और ये वाले बिना देखे फिर से करने की कोशिश करो कि क्या तुम कर पा रहे हो। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, एक प्रॉब्लम है सिर्फ, देखो ये जो ट्रांसफर एंट्री होती है ना डेप्रिसिएशन के अमाउंट से, ये बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं। ये जो आप यहाँ ट्रांसफर करते हो, ये वो निकाल नहीं पाते ठीक से, क्योंकि तुम्हें क्या करना है कि कब वो मशीन खरीदी तब से लेकर के तुम्हें डेट ऑफ सेल तक बुक वैल्यू निकालनी है। अब तुम्हें ये टाइमलाइन, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं बिना ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया। तुम देखो तुम्हें कैसे कंफर्टेबल है, अगर तुम ऐसे टाइमलाइन बना के हर साल का करके कर लेते हो तो अच्छी बात है, कर लो ऐसे। पर थोड़ी सी स्पीड अपनी मेंटेन रखना इसमें, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा लेंदी आता है। तो ये चीज का ध्यान रखो कि यहाँ गलती नहीं करनी, ये तुमने कैलकुलेशन में गलती कर दी तो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज ये याद रखना, अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग तो ईयर की अप्रैल ही होगी, अगर मशीन को अप्रैल के आगे बेचा है तो इस एंट्री को मत भूलना, इसीलिए अलग कलर से लिखा है। वो बच्चे उन्हें लगता है सारा डेप्रीसिएशन तो डला ही हुआ है, बस ट्रांसफर करना है। डेप्रीसिएशन डला भी तो अप्रैल तक का था, मशीन को अक्टूबर में बेच रहे हैं तो पहले अप्रैल से अक्टूबर का डेप्रीसिएशन भी तो लगाओ, ठीक है। इसमें गलती मत करना। अब मैं इसके स्टेप्स आपको लिखवा दूंगा। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन प्रोविजन और डब्ल्यूडीवी आ जाए तो ये मेथड नहीं चलेगा, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत बदल जाती हैं उसमें, मतलब प्रेजेंटेशन तो यही है पर कैलकुलेशंस बदल जाती हैं। हमने डब्ल्यूडीवी क्यों नहीं करा, क्योंकि स्कूल में वो मेरे को नहीं लगता आने वाला है। तुम्हें एक बार अपनी मैम टीचर्स से चेक करो, अगर वो बोलते हैं कि आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा। अभी तो तुम एसएलएम में ही कुछ बच्चे चक्कर खा चुके हैं, अभी तो नहीं बोल रहे, पर वो पता चलेगा जब टेस्ट होगा। तो इससे पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैं इसके स्टेप्स लिखवा दूंगा, फिर अगर डब्ल्यूडीवी करना हुआ तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। सर हाँ जी। वो जब हमारी कॉस्ट में जीएसटी ऐड होके आता है तो उसको सेपरेट करने का एक फॉर्मूला होता है ना, वो बता दो। जैसे अगर आपको बोला जाए आपने मशीन खरीदी है 1,10,000 की, दिस इज इंक्लूडिंग 10% जीएसटी। बड़ा सिंपल सा लिया है मैंने। आपने एक मशीन खरीदी 1,10 की और इसी के अंदर जीएसटी है, तो तुम कैसे करोगे, तुम करोगे 1,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो जीएसटी का रेट है। इससे आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी विदाउट जीएसटी। मतलब यहां हम क्या करेंगे, 110 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितना जीएसटी का रेट है 10%, तो नीचे 110 हो गया, ठीक है। मैं यूनिटरी मेथड ही लगा रहा हूँ बेसिकली। ये मशीन अपने प्राइस के 110% पे पहुंची हुई है, क्योंकि उस मशीन का प्राइस तो 100% था ही, उसमें 10% जीएसटी हमने और जोड़ दिया। तो मैं 110% को 100% पे वापस ला रहा हूँ, इसीलिए मैं इंटू 100 बाय 110 कर रहा हूँ। यूनिटरी मेथड जिन्हें समझ आता है उन्हें ये चीज समझ आ रही होगी, वरना कोई बात नहीं, आप ऐसे याद भी कर सकते हो। इसको काटा पीटी करो, 1,0,0,0,0, तो मशीन की वैल्यू हो गई 1,00,000 रुपीज। अब वेरीफाई करने के लिए एक बार करके देखो, अगर मैं 1,00,000 की मशीन पे 10% जीएसटी जोड़ूं तो 10,000 जीएसटी जुड़ेगा। 10,000 जीएसटी जुड़ते ही मशीन 1,10 की हो गई, तो हो गई थी ना 1,10 की, 1,10 में ही 10% जीएसटी इंक्लूडेड था। समझ गए, ये है बेसिकली फॉर्मूला। सर जब हम बिल के अंदर डिस्काउंट देते हैं किसी और तो वो डिस्काउंट मिलता है, उसकी जगह नहीं डिस्काउंट। तो आप रिवर्स कर देते हो डिस्काउंट को भी, उसको डेटर बनाते हुए वापस। जो भी आपका जो ड्रॉअर है वो करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड फुल अमाउंट से, डिस्काउंट हटा के पूरे अमाउंट से, ठीक है। उसके बाद उसने उसको डिस्काउंट पहले दिया होता है, तो डिस्काउंट को भी 2 डिस्काउंट और 2 बीआर कर देता है वो। बाकी डाउट हुआ? सर डेप्रिसिएशन में जीएसटी बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है ना, कोई एंट्री नहीं आती ना उसकी। देखो अगर आपका, हाँ आप यही समझो ऐसा ही होता है, सिर्फ अगर कार हो तो कार के केस में हम जीएसटी को ऐड कर देते हैं एसेट की कॉस्ट में। पर अगेन ये तुम्हारे स्कूल पे डिपेंड करता है, डीके गोयल ये करता है, पर आपके स्कूल में डीके गोयल तो चलती नहीं है, तो हम इसीलिए उसे नहीं डिस्कस करते। आप जीएसटी इग्नोर कर दो, ओके सर। ठीक है। अब हम कल टेस्ट देंगे, सब सारे बच्चे देंगे कितने बजे, 1 o'clock, और हर्षित देगा 4 o'clock। तो कल टेस्ट के बाद देखते हैं कौन क्या करता है। अभी चलो टाटा बाय बाय, मंडे को मिलेंगे।
सर टेस्ट इजी होगा ना? बहुत इजी। सर